तेलंगाना में सर क्या देख रहे हैं? एक अद्भुत परिवर्तन हुआ है तेलंगाना में। राजस्थान वहाँ है जहाँ हुँ, थर्मामीटर के बिना काम नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश में कोई चुनाव है ही नहीं, बिल्कुल एक तरफ़ा मामला है। तो इन 5 राज्यों में कांग्रेस के लिए संभावनाएं कितने राज्यों में मानी जाए आपके हिसाब से? नमस्कार दोस्तों, 5 राज्यों के चुनावों में हमने आपको अपना विश्लेषण दिखाया, पत्रकारों का विश्लेषण दिखाया, जितना दिखा सकते थे जनता का मूड दिखाया। लेकिन चुनावों का विश्लेषण देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक और राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव जी के बिना अधूरा है। हमारे चैनल पर योगेंद्र सर आप पहली बार आए हैं। आप राज्य दर राज्य घूमते हैं, आप भारत जोड़ो अभियान के राष्ट्र संयोजक हैं, काफी लंबा अनुभव रखते हैं। मुझे पता है जितनी बारीकी से आप बता सकते हैं कोई बता ही नहीं सकता। इसलिए सर मैं सबसे पहले सवाल से ही शुरुआत कर देती हूँ। सर आपको क्या लगता है सर, राजस्थान को कैसे विश्लेषित करेंगे आप? क्या मोदी की जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश है, क्या वो कामयाब दिखाई दे रही है आपको? ये शुरू में ही आपने सबसे मुश्किल सवाल पूछ लिया। क्योंकि इन चारों बड़े राज्यों का, मिज़ोरम की बात अलग है। चारों बड़े राज्यों में जहाँ कहना मेरे लिए सबसे कठिन है, वो राजस्थान ही है। राजस्थान के बारे में कुछ चीज़ें पक्के तौर पे कही जा सकती हैं। नंबर 1, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं। सरकार की एक अच्छी छवि है। जो बीजेपी को वोट कर रहा है वो भी कहता है कि नहीं, नहीं काम तो किया है। सरकार की योजनाएं हैं, खासतौर पे स्वास्थ्य के बारे में जो सरकार ने काम किया है, पेंशन्स पे जो काम किया है, काफी अच्छा है और हर कोई मानता है। देखिए, वोटिंग वगैरह के अलावा लोगों से अगर आराम से चाय पीते हुए बातचीत करें तो ईमानदारी से लोग बात करते हैं। काम तो किया है ऐसा। अशोक गहलोत की व्यक्तिगत छवि काफी अच्छी है। 2-4 साल भर पहले तक गहलोत जी और सचिन पायलट के तनाव की खबरें सबसे सुर्खियों में रहा करती थी। इस चुनाव में किसी वजह से वो चीज़ सुर्खी में नहीं थी। शायद उसकी वजह ये भी हो सकती है कि बीजेपी का आपसी झगड़ा और भी बढ़ा है। तो दूसरी बात ये तय है। तीसरा ये भी तय है कि पूरे चुनाव को केवल मोदी जी के इर्द-गिर्द बनाने की कोशिश या हिंदू-मुसलमान करने की कोशिश कामयाब नहीं। 2-4 नहीं कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ दिखते। में हुआ है हिंदू-मुसलमान। हुँ, तिजारा में जैसे कोशिश हुई, पोखरन में जैसे कोशिश हुई, कुछ इलाकों में। पूरे राजस्थान को हिंदू-मुस्लिम के रंग में रंगने की कोशिश कामयाब नहीं हुई, बावजूद इसके कि बीजेपी ने आखिरी दिनों में बहुत ही निकृष्ट किस्म के विज्ञापन दिए थे। वो तो बिल्कुल सीधे-सीधे सांप्रदायिक आग भड़काने वाले, और ये चुनाव आयोग जो कि मोदी जी के बारे में आप हल्की-सी छींक भी अगर मार दो, तो उसपे आपको नोटिस मिल जाता है। और उस तरह की बिल्कुल बिल्कुल भड़काऊ विज्ञापनों पे कोई नहीं हुआ। खैर, ये बात नहीं। हुँ, तो इन सब चीज़ों से तो आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कांग्रेस आगे है। लेकिन ऐसा जी। है नहीं, क्योंकि एमएलए के खिलाफ काफ़ी गुस्सा है और अधिकांश उन एमएलए को टिकट दोबारा मिला है, जिनके खिलाफ लोगों का गुस्सा है। हुँ, दूसरा, चुनाव को लोगों की कुछ शिकायतें दूसरी भी हैं, खासतौर पे रोजगार, जो टेस्ट लीक करने, जो पेपर वगैरह हुए, इसमें लीकेज जो हुआ वो, और चुनाव की जो स्थानीय समीकरण है। राजस्थान इस मायने में बाकी दोनों राज्यों से बहुत अलग है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से, कि राजस्थान में कम से कम 15-20 सीट ऐसी हैं जहाँ पे इन दोनों बड़ी पार्टियों के अलावा कोई जीत के आएगा। और कम से कम 30-35 सीट ऐसी हैं जहां दूसरों का असर है। उस सब के चलते चुनाव काफ़ी स्थानीय समीकरणों में लड़ा गया है, और चुनाव का स्थानीय होना कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हुँ, क्योंकि अगर चुनाव केवल अशोक गहलोत और सरकार को देखते हुए लड़ा जाता तो कांग्रेस को फायदा था। चुनाव राष्ट्रीय स्तर पे हो या स्थानीय स्तर पे हो, इससे कांग्रेस को नुकसान है। राष्ट्रीय स्तर का तो नहीं बना, लेकिन स्थानीय स्तर का बना है। इसलिए सब कुछ मिला के अगर आप मुझसे पूछें, तो मैं ईमानदारी से कहूँगा, मैं कह नहीं सकता। 2-3 तीनों संभावनाएँ आज की तारीख में खुली हुई हैं। जी। संभावना ये भी है कि बीजेपी कहीं किनारे पे निकाल दे। चूँकि ये जो बात मैंने जो मुझे कहनी चाहिए थी वो ये कि राजस्थान में सब कुछ ले दे के लोग काम की तारीफ करने के बाद भी कहते हैं कि देखो जी, रोटी तो पलटनी पड़ती है। ये राजस्थान की परंपरा है। तो उस रोटी पलटने के चक्कर में अशोक गहलोत पलट जाएँ, इसकी संभावना काफ़ी है। तो एक संभावना तो ये है कि बीजेपी कहीं किनारे पे जीत जाए। दूसरी संभावना ये है कि कांग्रेस जीते भले ही ना, लेकिन 90 वगैरह के करीब कहीं आ जाए और हुँ, बीजेपी भी सरकार से नीचे 100 से नीचे रह जाए।
क्योंकि कम से कम 15 एक लोग ऐसे आएंगे जो कि बीजेपी कांग्रेस के बाहर के होंगे। तो एक त्रिशंकु की संभावना भी बनती है। आप इतना जरूर कह सकते हैं कि जी। बीजेपी अगर जीतेगी तो उतने विशाल बहुमत से नहीं जीतेगी जितनी 2 बार जीती है, और हम्म। अशोक गहलोत अगर हारेंगे तो उतनी बुरी तरह से नहीं हारेंगी कांग्रेस जैसी पिछली 2 बार। उसके अलावा कुछ कहना कठिन है। देखिए, चुनाव वगैरह में घूम के फिर के एक जमाने में तो हम ओपिनियन पोल किया करते थे, तो जी। काफी आप बारीक बात कह सकते हैं। वो बिल्कुल ऐसे है जैसे थर्मामीटर लगा के आप देख रहे हैं। हम्म। बाकी जिस तरह से अब मैं करता हूं वो बिल्कुल वो है कि भाई सर पे हाथ रख के आप कह सकते हैं बुखार तो है, ज्यादा तो है। अब 102.5 है कि 103.2 है, ये कहना आप सिर्फ हाथ लगा के नहीं कह सकते, उसके लिए थर्मामीटर चाहिए। तो राजस्थान वहां है जहां हम्म। थर्मामीटर के बिना काम नहीं चलेगा। जी। ठीक है सर, मध्य प्रदेश पर आ जाते हैं। आपने तो राजस्थान को एकदम सटीक तरीके से विश्लेषित कर दिया। सर, मध्य प्रदेश में बीजेपी की बड़ी छटपटाहट दिखाई दे रही है। शिवराज सिंह चौहान को भी किनारे लगा दिया है, और खासतौर पर ये जब बात आ जाती है कि 7 सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़वाना, इसकी वजह से आप कितना परिस्थितियों में परिवर्तन देख पा रहे हैं? अगर आप मुझसे 3 महीना पहले पूछती तो मैं कहता कि मध्य प्रदेश में कोई चुनाव है ही नहीं, बिल्कुल एक तरफा मामला है, कांग्रेस धड़ल्ले से जीत के आ रही है। वजह उसकी बड़ी साफ है कि मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है और बहुत स्ट्रांग है। और लोग कह रहे थे भाई 18 साल, क्योंकि वहां तो कोई एक बार की इनकम्बेंसी नहीं है ना। 20 साल से बीजेपी की सरकार है, बस सिर्फ 15 महीने के एक अपवाद को छोड़ दें, जबकि कमलनाथ जी की सरकार बनी थी जिसको चोर दरवाजे से गिरा दिया गया। जी। तो 20 साल से लोग देख रहे हैं और कह रहे हैं भाई अब बस 18 साल, अब बस। ये लोगों ने मन बना दिया था चुनाव से पहले। तो जब मैंने 4 महीने पहले मध्य प्रदेश में भ्रमण किया तो मुझे लग रहा था कि यहाँ क्या चुनाव होगा, ये तो मैच पहले से ही सेटल्ड है, इस मैच में तो कुछ ज्यादा देखने को है नहीं। लेकिन ये जरूर कहना होगा कि बीजेपी ने आखिरी दिनों बहुत कुछ किया। कम से कम राजस्थान राजस्थान में बीजेपी ने अच्छा चुनाव नहीं लड़ा, आखिर तक उनका घमासान चलता रहा। मध्य प्रदेश ने बीजेपी जो कर सकती थी उसमें कसर नहीं छोड़ी। मतलब मुख्यमंत्री ने जाते जाते और लाडली बहन योजना का तीर खेला, जिससे वो समझते हैं पूरा इलेक्शन पलट जाएगा। मुझे नहीं लगता पलटेगा, लेकिन हम्म। जो उनके तर्कश में जो आखिरी तीर था उन्होंने चला दिया। उधर अमित शाह जी ने भी पकड़ के 7 मंत्रियों को सीधा उतारा। अब ये कम से कम बीजेपी के बारे में इतना कहना चाहिए कि बीजेपी जो संभव रणनीति होती है उसका पूरा इस्तेमाल करती है। किसी को अगर नंबर 3 पे बैट्समैन को उतारना है, अगर आपको ये लग रहा है कि भाई सूर्य कुमार यादव से ओपनिंग ही करवा लेनी है तो वो ओपनिंग करवा देते हैं, उनको इस सब में चिंता नहीं। तो बीजेपी ने वो भी किया। और उसके अलावा ये भी याद रखिए कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का जो संगठन है वो कोई नया संगठन नहीं, वो जी। 1950-60 का बना हुआ संगठन है, बहुत पुराना संगठन है। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि नजदीक चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता गया, थोड़ा सा नजदीकी मुकाबला हुआ पहले की तुलना में। पहले मुझे लग रहा था कि कांग्रेस तो धड़ल्ले से 230 में से 140-50 सीट तक ला सकती है। जी। बाद में लगा आप क्या क्या देख रहे हैं? क्रिकेट का मुहावरा ही जारी रखें तो जो 40 ओवर में मैच निपट जाना चाहिए था, वो 46वें 47वें ओवर तक गया। लेकिन कुल मिला के मुझे अब भी लगता है कि अंततः जो 18 साल का बोझ है वो बीजेपी पे भारी रहा, और हम्म। अंततः कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। बहुमत कितना मिलेगा ये कह नहीं सकते अभी भी, लेकिन मध्य प्रदेश में इन दोनों के अलावा कोई तीसरी बहुत बड़ी ताकत है नहीं जो कि इसे नजदीकी का मुकाबला बना दे या जिसमें त्रिशंकु आने की संभावना खड़ी हो। वैसा कुछ जी। है नहीं मध्य प्रदेश में, सीधे 2 ही पार्टियां हैं। तो हम्म। कुल मिला के अभी भी मुझे लगता है कांग्रेस को बहुमत आएगा, हालांकि उतना बड़ा बहुमत नहीं जो कि 4-5 महीने पहले दिखाई दे रहा था। हम्म। तेलंगाना में सर क्या देख रहे हैं? तेलंगाना की जनता किस दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है? कांग्रेस की जो भीड़ दिख रही है, वो क्या संदेश दे रही है? मैं समझता हूँ इस चुनाव का अगर सबसे अद्भुत कोई कहानी है तो तेलंगाना की कहानी। अगर हम्म। हम इस शो को 3 महीना पहले कर रहे होते तो मैं आपको कहता देखिए सबसे ज्यादा गुंजाइश कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में जीतने की है, उसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर है, उसके बाद राजस्थान, और तेलंगाना में तो सम्मानजनक हार हो जाए तो काफी है। ये मेरा हम्म। 3 महीने पहले मानना था। अगर आप 1 साल पहले तेलंगाना जाती तो लोग कहते कि भैया कांग्रेस तो नंबर 2 पे भी नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा से पहले लोग कहते थे कि कांग्रेस नंबर 3 पे चल रही है।
है और यहाँ तो पश्चिम बंगाल का मॉडल दोबारा होने वाला है, जहाँ बीजेपी लोकसभा में कुछ सफलता प्राप्त करने के बाद विधानसभा में पूरी दल बल के साथ चढ़ाई करने वाली है और कांग्रेस तो कहीं बचेगी नहीं इस चक्कर में। लेकिन जैसे जैसे ये चुनाव नजदीक आता गया, एक अद्भुत परिवर्तन हुआ है तेलंगाना में, जो मैंने अपनी आंख से देखा। मैं पिछले पांच जी। छह महीनों में 5-6 बार वहां गया हूँ। हर बार जब जाता था, पिछली बार से बेहतर स्थिति कांग्रेस की दिखाई देती थी। अ, ऐसा नहीं कि लोग कह रहे हैं कि केसीआर से बिल्कुल परेशान, जैसे जो राजस्थान वाली बात कह रहा हूँ, कुछ हद तक यहाँ पे भी है। लोग कहते हैं ना केसीआर ने काम किया है। उन्होंने करंट दिया है, करंट का मतलब वहाँ बिजली, करंट का मतलब झटका नहीं। तो वो कहते हैं लोग कि करंट दिया है इन्होंने, रैतु बंधु जो कि किसान की सम्मान निधि वाली योजना है, वो कायदे से लागू की है। लोग बताते हैं सड़कें अच्छी हो गई हैं, कई जगह पे पानी बेहतर हुआ है। हम्म। लेकिन कहते हैं बस अब इनकी बारी पूरी हो गई, बस अब जाने का टाइम आ गया है। 2-4 महीने पहले तक लोगों को लगता था कोई विकल्प है नहीं, मगर कांग्रेस ने रेवंत रेड्डी के अपॉइंटमेंट के बाद भारत जोड़ो यात्रा में जो इन्होंने उत्साह अर्जित किया और फिर कर्नाटका से आखिर में जो इनको गैस मिली, जी। आ, मतलब एक उत्साह भी मिला एक और मैं मोटिवेशन मिला। समझता हूँ जी। कुछ कुछ धनबल भी मिला होगा कर्नाटका से। तो उस सब के बाद कांग्रेस जिस तरह से एक विकल्प के रूप में उभर के आई, फिर हर हफ्ते मुझे लग रहा था कि झुकाव अब होता जा रहा है। ओपिनियन पोल तो ये नहीं कहते, लेकिन मुझे देखने के बाद स्पष्ट लगा, और मैं इन चीजों में गुरेज नहीं करता कि अपनी बात को घुमा फिरा के जलेबी की तरह कहने का कोई फायदा नहीं है। हो सकता है हम्म। गलत हो, ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है। लेकिन मुझे लगा कि कांग्रेस वहां स्पष्ट बहुमत लेके आ रही है और उससे भी ज्यादा ला सकती है। तेलंगाना में सबसे आश्चर्यजनक नतीजे आ सकते हैं, सबसे बड़े जी। नतीजे आ सकते हैं, और ऐसे नतीजे जिनका पूरे देश के लिए बहुत बड़ा असर होगा। क्योंकि अगर कांग्रेस तेलंगाना में वापस आती है, हालांकि अगर आप हैदराबाद में जाएंगे तो लोग आपको अभी बैठ के हंग असेंबली का हिसाब लगाते हुए मिलेंगे। बीआरएस के साथ बीजेपी मिल जाएगी, एमआईएम भी तैयार बैठी है और मिलके इनकी सरकार हो जाएगी और 2-5 को तो खरीद ही लेंगे। ये सब चर्चा हैदराबाद में इस वक्त चल रही है। लेकिन जब मैंने वहां पे सड़क पे चर्चा की, देखिए कभी भी जो राजधानी की चर्चा होती है और जो सड़क की चर्चा होती है बहुत अलग अलग होती है। सड़क पे जो मैंने देखा वो ये था कि बीआरएस के बहुत बड़ी संख्या में वोटर कांग्रेस की तरफ सीधे मुड़ रहे हैं इस वक्त। कम से कम 1/3 वोटर मैंने देखा बीआरएस के कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। अगर उससे कम भी होता है तब भी कांग्रेस को जीत मिलेगी। और उसकी वजह स्पष्ट है। वजह, जैसा मैंने कहा, केसीआर ने काम किया है, लेकिन उनके नीचे जो लोग हैं उनसे बुरी तरह से त्रस्त हैं। तेलंगाना के लोग कहते हैं ये तो ठगी का साम्राज्य खड़ा कर दिया है। एमएलए के खिलाफ भयंकर गुस्सा है, साधारण नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा वहां इतना बड़ा है, लोग कहते हैं आप तो स्वर्णिम तेलंगाना का वायदा करके आए थे, आपने सड़क तो दे दी, लेकिन आपने बेरोजगार करके हमें उस सड़क पे खड़ा कर दिया, हम क्या करें। तो बेरोजगारी का मुद्दा है। जो जो योजनाएं दी गई, योजना का फायदा इतना सेलेक्टिवली मिला है कि लोग कहते हैं आपने तो अपने लोगों को दे दिया, अपनी पार्टी के दलाल जो थे उनको तो दे दिया, बाकी जनता को कुछ नहीं दिया। और मुस्लिम और क्रिश्चियन समुदाय, मुस्लिम समुदाय जो कि वहां एक बड़ा समुदाय है, 13-14 जी। प्रतिशत उनको लगता है कि बीआरएस और बीजेपी की तो साठगांठ है। और ये बात सही हम्म। भी है। जिस तरह से बीजेपी बीआरएस के संबंध बने हैं और जिस तरह से बीजेपी ने अचानक इस इलेक्शन में अपना पांव खींच लिया एक स्टेज के बाद, उससे ही एक मुसलमान को लगता है कि हो ना हो इनकी सेटिंग है कि विधानसभा चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, लोकसभा आते आते अब एक साथ हो जाएंगे, जैसे कि कर्नाटका में जेडीएस ने किया है। और क्रिश्चियन जो है पहली बार, हालांकि संख्या में छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी वास्तविक संख्या सेंसस की संख्या से कहीं ज्यादा है। क्रिश्चियंस ने पहली बार एक अलायंस किया है अपना इंटरनल, और वो हम्म। सब मिलके एक तरफ जा रहे हैं। इसलिए मेरी अपनी समझ है कि कल जबकि चुनाव होगा और परिणाम आए, कल चुनाव होते होते वोट डलते डलते आखिरी मिनट पे जब एक हवा चलती है, फिर वो हवा रुकती नहीं है। आप उस पे पैसे फेंक लीजिए, लोगों को धमका दीजिए। तो मुझे तो जमीन पे वो दिखा कि अब ये जो चल निकली है हवा, अब ये आंधी ही बनेगी। अब इसको आप ना पैसे से रोक सकते, ना आखिरी मिनट की तिकड़म से रोक सकते। वो सब होगा तेलंगाना में। पैसे का खेल अद्भुत है तेलंगाना में, इतना पैसा
हम उत्तर भारत वाले तो कल्पना नहीं कर सकते। बदनाम हो गया उत्तर प्रदेश और बिहार, लेकिन जितना पैसा तेलंगाना और कर्नाटका में चुनाव में खर्च होता है, उसके सामने तो ये उत्तर प्रदेश बिहार तो पानी मांगेंगे। तो खूब पैसा हम्म। है, खूब खर्च होगा, सब कुछ होगा, लेकिन मुझे लगता है अंततः कांग्रेस स्पष्ट रूप से जीत के आ रही है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में सर क्या देख रहे हैं आप? अ, पहला तो मैं ईमानदारी से कहूँ, छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां मैं विजिट नहीं कर पाया। तो मैं जो देख रहा हूँ वो आप जैसे लोगों की कही सुनी देख रहा हूँ, अखबारों से देख रहा हूँ, आंकड़े देख रहा हूँ। छत्तीसगढ़ वो राज्य था, जैसे मैंने कहा, आप 3 महीने पहले मुझसे पूछती तो मैं कहता कि कांग्रेस की प्रबलतम संभावना छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद क्या हुआ मैं एग्जैक्टली कह नहीं सकता, हम्म। लेकिन कुछ हुआ है जिससे कि वो स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ाई है, खासतौर पे छत्तीसगढ़ का जो मध्य क्षेत्र है, जहां पे आदिवासी कम है, जिस इलाके में जो बीजेपी का पुराना गढ़ रहा है, वहां पे बीजेपी ने अपनी स्थिति थोड़ा इंप्रूव की है। कुछ सर्वेक्षणों ने यहां तक दावा किया कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है। मेरी राय अभी भी वही है जो मध्य प्रदेश के बारे में, यानी कि कांग्रेस की मेजॉरिटी कम होगी। पिछली बार तो देखिए वो 90 में से कितनी 68 सीट शायद ले आए थे, बहुत हम्म। एक तरफा चुनाव था। इस बार एक उतनी संख्या कम होगी, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना अभी भी वहां प्रबल है, ऐसा मेरा अपना छत्तीसगढ़ में। मोटा समझ है। जो कुछ हम्म। पढ़ा लिखा है उसके बेसिस पे मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मैं वहां गया, इसका मुझे अफसोस है। तो इन 5 राज्यों में जैसे आपने बोला कि 3-4 महीने पहले अगर बात करते तो कांग्रेस की प्रबल संभावनाएं दिख रही थी। कुछ कुछ राज्यों की बात कही, तो इन 5 राज्यों में कांग्रेस के लिए संभावनाएं कितने राज्यों में मानी जाए आपके हिसाब से? अ, आज भी कह नहीं सकते। देखिए, अब पांचवा जिस पे हमने चर्चा नहीं की वो है मिजोरम, जहां मिजोरम। 3 तरफा लड़ाई है। कांग्रेस तीनों में से एक है, बीजेपी तो बिल्कुल बाहर है। वैसे भी मिजोरम में हम्म। इंपॉर्टेंट नहीं रही, और मणिपुर के अंदर जो कुछ घटनाएं हुई उसके बाद जी। तो कोई सवाल ही नहीं होता था बीजेपी का उस मैदान में खड़े होने का। इतनी इस वक्त बदनाम पार्टी हो गई है उस इलाके में बीजेपी जी। तो वहां पे तो एक बार मिजोरम को आप बगल में रख दीजिए। मुझे नहीं लगता कि हम्म। वहां कांग्रेस मेजोरिटी लाने की स्थिति में है। मेरे ख्याल में कांग्रेस या तो दूसरे या तीसरे नंबर पे रह सकती है, क्योंकि हम्म। वहां एक नया संगठन आ रहा है जो कि जन आंदोलनों से बना हुआ संगठन है। एमएनएफ के खिलाफ, जो रूलिंग एमएनएफ है, उसके जी। खिलाफ गुस्सा जो है वो ज्यादा उस दिशा में जा सकता है। मगर ये फिर दूर के बैठे हुए कयास है। अगर आप चारों राज्यों में पूछें तो चारों में देखिए, चारों के चारों जीतने की संभावना तो कभी थी नहीं। एक समय पे 2 या 3 की बात हमेशा चलती रही। अगर जैसा मैंने कहा, आप चुनाव से पहले मुझसे पूछती 3 महीना पहले, तो मैं कहता कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तो पक्का है, हम्म। राजस्थान नहीं होगा, तेलंगाना की तो बात ही मत करो। आज मैं कह रहा हूं कि तेलंगाना तो पक्का है। हम्म। शायद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ज्यादा झुकाव इसी तरफ है। तो 2 या 3 होने की संभावना बहुत है। चौथा यदि हो जाए तो चमत्कार होगा कांग्रेस के लिए, यानी कि जी। राजस्थान में भी अगर सरकार बन जाती है तो अभी 4 में से 4 होने की संभावना मुझे बहुत कम दिख रही है। अगर वो होता है तो आश्चर्यजनक होगा। कम से कम 2 हो जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास लग रहा है कांग्रेस के लिए। बीजेपी 1 या 2 और कांग्रेस 2 या 3, ऐसा आंकड़ा आज की स्थिति में लग रहा है, लेकिन ये तो सब कयास है। कल शाम तक आपके पास एग्जिट पोल आ जाएगा और मेरे जैसे लोगों का पोल उस समय बंद हो जाएगा, क्योंकि हम तो कयास का लगा रहे हैं। सच बात ये है कि इस समय मेरे पास ना तो कोई लेकिन सर सर्वेक्षण आपके है, ना कयास उसको भी मैं बड़े जानता हूँ। सटीक होते हैं, और जिस तरह से आपने ग्राउंड की बातें बताई, क्योंकि हमने भी जितना घूमा है और जो बातें आप ग्राउंड की बता रहे हैं वो बहुत मैच कर रहे हैं। योगेंद्र सर, जिस तरह अभी देश में अमृतकाल में उपराष्ट्रपति जी ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना गांधी से कर दी है, तो गांधी के समकक्ष खड़े किए गए मोदी के पीछे देश की जनता चलने के लिए तैयार क्यों नहीं है? क्या लगता है आपको? आपको लगता है ये बातें चर्चा करने लायक हैं? उपराष्ट्रपति अगर उपराष्ट्रपति पद की गरिमा छोड़ के बहुत हल्की बातें करना शुरू कर दे, तो मैं समझता हूँ उन हल्की बातों को उतना ही हल्के में लिया जाना चाहिए जितना उसका वो है। किस कुर्सी से कोई बात बोली गई है, उससे वो बात ज्यादा वजनी नहीं हो जाती है। महात्मा गांधी से किसी भी व्यक्ति की तुलना करना, पहली बात तो जो जीवित है उसकी तुलना करना, मैं समझता हूँ कोई भी समझदार व्यक्ति
पहले खुद आके आके कहेगा कि कृपया ऐसा काम मत कीजिए। अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी हो, थोड़ा सा भी, अगर सिर्फ शालीनता की बात नहीं है, जी। मैं तो समझता हूँ कि इतना तो न्यूनतम किसी को भी करना चाहिए। लेकिन चाटुकारिता की इस देश में इतनी अब चरम सीमा आ गई है, तो जो चाटुकारिता के जो अलग-अलग पद्मश्री और पद्म विभूषण होते हैं, उसमें कोई ज़रूर हमारे उपराष्ट्रपति को मिल जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा बात करने की इसमें हो सकता है भारत रत्न जैसे में अभी नहीं पहुँचे हैं चाटुकारिता में, काफ़ी कुछ और करने को बाकी है। सर उससे ज़्यादा राष्ट्रपति भी तो मुझे बनना समझता है। है इन चीज़ों पे बात करने की ज़रूरत है। जी। राष्ट्रपति भी तो बनना है सर। अभी तो हाँ, मैं वही उपराष्ट्रपति कह हैं। रहा हूँ, बड़ी तो उसमें चाहत। चर्चा बस यही होनी चाहिए कि क्या उन्होंने अभी राष्ट्रपति बनने लायक चाटुकारिता कर ली है या कि अभी और करनी बाकी है, इससे क्या मिलेगा? उनके इसका हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी के करियर पे क्या असर पड़ेगा, उसके बारे में चर्चा ज़रूर करनी चाहिए। उससे ज़्यादा चर्चा करने लायक ये बातें नहीं। जी। योगेंद्र सर, अभी जिस तरह से एक माहौल चल रहा है, क्या देश में अगर कहीं भी पनौती कहा जाता है, तो क्या ये मान लिया गया है कि मोदी के लिए ही कहा गया है? राहुल गांधी को चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस चला गया। हालांकि मूर्खों के सरदार वाली बात पर भी बड़ी शिकायतें हुई, हो हल्ला हुआ, लेकिन कुछ नहीं किया गया। तो इस पूरे चुनाव में, क्योंकि 5 राज्यों का चुनाव है, आप राज्य दर राज्य घूम रहे हैं, चुनाव आयोग की भूमिका आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, पनौती वाली बात तो आपने कह ही दी। अगर मान लीजिए 500 लोग खड़े हों और आप खड़ी होके कहें कि जेब कतरे को पकड़ो और ऐसे में मैं भागने लगूँ, तो दुनिया को पता लग जाएगा ना जेब कतरा कौन है। तो शायद ये पनौती वाले मामले में भी यही हुआ है। मैं समझता हूँ चुनाव आयोग ने इस देश के प्रधानमंत्री की बड़ी अवमानना की है, क्योंकि अगर राहुल गांधी कहते हैं पनौती, तो चुनाव आयोग पूछ तो सकता था आपने किसको पनौती कहा? लेकिन चुनाव आयोग ने मान लिया कि केवल प्रधानमंत्री को ही कहा गया होगा। ये तो चुनाव आयोग की बहुत बेअदबी है। मैं समझता हूँ चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री की थोड़ी ज़्यादा इज़्ज़त करनी चाहिए और चुनाव आयोग को कुछ अपनी भी थोड़ी इज़्ज़त करनी चाहिए। जिस कुर्सी पे बैठे हैं, जैसा मैंने उपराष्ट्रपति पद के बारे में कहा, जिस कुर्सी पे बैठे हैं उसकी गरिमा का थोड़ा ध्यान करना चाहिए। मैं चाहता हूँ इस देश के लोग देख पाएँ, आप भी कभी अपने अगले प्रोग्राम में कीजिएगा। राजस्थान में आखिरी 3 दिनों में बीजेपी ने जो फ्रंट पेज का विज्ञापन दिखाया, वो आप अपने दर्शकों को दिखाइए वो विज्ञापन क्या था? वो और कुछ नहीं था। उस विज्ञापन में ये भी नहीं कहा गया कि बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, ये भी नहीं कहा गया कांग्रेस बुरी पार्टी है। उस विज्ञापन में सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में पिछले 5 साल में जहां कहीं सांप्रदायिक हिंसा हुई, जहां कहीं हिंदू मुसलमान ने एक दूसरे को काटा, मारा, कुछ भी किया, केवल जी। उन खबरों का कोलाज लगा दिया गया था। मतलब कि चुनाव से 3 दिन पहले आप चिंगारी फेंक रहे हैं इस उम्मीद में कि कहीं आग लग जाए। और ये चुनाव आयोग है दिल्ली में बैठा हुआ देख रहा है। जब तेलंगाना में अ, बीजेपी टीआरएस अंतिम दिन पे जाके आखिरी दिनों में लोगों को रैतु बंधु की एक इंस्टॉलमेंट देने का प्रयास करती है। चुनाव आयोग उनको रोकता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में लाडली बहना की इंस्टॉलमेंट देती है, चुनाव आयोग को नजर नहीं आता। प्रधानमंत्री के नाम पर कोई आलोचना तो छोड़ दीजिए, गाली तो छोड़ दीजिए, आलोचना भी करता है उसको नोटिस आ जाता है। और यहाँ बैठ के खुल्लम-खुल्ला गाली-गलौज करना, आपने जो बताया कांग्रेस के नेताओं को, उस पे किसी को ऐतराज नहीं। नाम लेके मैं कहता हूँ तिजारा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है राजस्थान की, जी। जहाँ पे बीजेपी का उम्मीदवार खड़ा होके कहता है कि ये इंडिया पाकिस्तान का मैच है और सीधे-सीधे हिंदू मुसलमान काम करता है वहां। चुनाव आयोग को पता नहीं लगता और तमाम दूसरी चीजें चुनाव आयोग को दिख जाती हैं। मैं समझता हूँ जैसा ये दौर इस देश के मीडिया के लिए गुजर रहा है, मीडिया तो कहिए चलिए प्राइवेट है, संवैधानिक नहीं है, चुनाव आयोग भी कहीं उसी रास्ते पे जा रहा है और बहुत शर्म आती है मुझे, जो कि मैंने उसी चुनाव आयोग में टीएन शेषन को देखा है, उसी चुनाव आयोग को मैंने खड़कते कड़कते हुए देखा है, उसी चुनाव आयोग में लिंगदो को बैठे हुए देखा है, जो किसी से ना डरते थे और अपनी बात करते थे। उसी कुर्सी पे बैठे हुए जब मैं इन लोगों को देखता हूँ, मुझे तो शर्म आती है, पता नहीं उन्हें आती होगी या नहीं।
बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र सर, आपने समय दिया। तो 5 राज्यों का बिल्कुल सटीक विश्लेषण जो योगेंद्र सर ने किया वो हमने आपको दिखाया। अब 3 दिसंबर का इंतजार करना है, परिणाम उसी दिन आएंगे और आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है। पल पल की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।